अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने जो थायराइड की एनाटॉमी थी, जो सर्जरी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, और उसकी वीनस सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ ली थी। तो आज हम थायराइड हार्मोन्स पढ़ेंगे, लाइक उसका फंक्शन और फिजियोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पैथोलॉजी ईजिली समझ आ जाएगी। अब क्या होता है कि मोस्टली अगर बच्चों से क्वेश्चन किया जाए कि यार थायराइड हार्मोन क्या बनाता है, तो बच्चों का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि यार ये T3 T4 बनाता है। इससे आगे वो कुछ नहीं बताते, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा और बता दें तो वो ये बता देते हैं कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने इसकी फिजियोलॉजी एज अ मेडिकल स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनाता है। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक चीज़ लेंगे, फिर हम लोग एक सेल को पकड़ के सारे फिजियोलॉजी देखेंगे कि T3 T4 बनाता कैसे, थायराइड से बनता कैसे। ठीक है, तो ये ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस है यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये थायराइड ग्लैंड है। अब क्या होगा कि हमारा ये जो सिस्टम, ऊपर मैं लिख देती हूँ, ब्रेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब होगा ऐसे कि ये जो ब्रेन है ना, इसके हाइपोथैलेमस में कुछ हमारे पास न्यूक्लियस पड़े होंगे, जिन्हें हम लोग कहते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको अगर आपने ये समझ लिया तो पैथोलॉजी, आप पैथोमा समझ आ गई। अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा तो आप आगे पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। ठीक है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, पेप्टाइड सिग्नल, पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करेगा। आप ये कह सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करेगा, या आप कह लें कि एक सिग्नल देगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। अच्छा, एग्जाम में ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसे स्टिमुलेट कौन करता है, तो वो हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, कभी भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ने सिग्नल दे दिया। ठीक है, अब वो सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, और वो सिग्नल क्या था? TRH, हमारे पास थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, TRH हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर से निकला और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे कुछ सेल होते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो सेल होते हैं वो जो हमारे पास पड़े होते हैं, इसमें उन्हें हम थायरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोट्रॉप्स। मतलब कि TRH से हमारे पास सिग्नल आया। ठीक है, हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर से कौन सा सिग्नल आया? एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वहाँ पे क्या पड़े थे? थायरोट्रॉप्स। ठीक है, थायरोट्रॉप्स पड़े थे। अब इन थायरोट्रॉप्स ने क्या बनाया यहाँ पे? वो इन्होंने बनाया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन्होंने नेक्स्ट क्या बनाया? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब TSH बन गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसने आके यहाँ पे थायराइड पे वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमारे पास T3 T4 बनेगा, लेकिन वो भी प्रॉपर आगे पूरा फिजियोलॉजी है कि फॉलिकुलर सेल्स में क्या सिस्टम ऐसे होता है कि हमारे पास T3 T4 बनता है। यहाँ तक समझ आ गई। ये आगे फिर जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ये एक छोटी नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। क्या होगा? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से हमारे पास कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स या सिग्नल रिलीज होंगे, जो कि हमारे पास TRH हैं। देन वो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास थायरोट्रॉप्स पड़े होते हैं जो TSH बनाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे हो जाके हमारे पास थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। अब हम लोग ने पढ़ लेना है कि बनता कैसे है थायराइड के अंदर। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। अब होता ऐसे है कि ये हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड के, आप कह सकते हैं, जो फंक्शनल सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। जो हमारे पास थायराइड के फंक्शनल सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से एक फॉलिकुलर सेल, चलिए 2 फॉलिकुलर सेल्स ले लेते हैं। ये हमारे पास फॉलिकुलर सेल है एक, यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल पड़ी है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा फॉलिकुलर सेल पड़ा है। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गई कि हमारे पास ये जो 2 पड़े हैं,
दो हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स है, ये हमारे पास ब्लड वेसल पड़ गया। अब बात यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब क्या होगा, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास TSH बनता है, जब अब हम लोगों ने पढ़ना है T3 T4 बनेगा कैसे। सबसे पहले जब हमारे पास TSH बनता है, TSH हमारे पास हमारे DNA को सिग्नल देता है, हमारा DNA स्टिमुलेट होता है। जब हमारे पास हमारे DNA को सिग्नल मिलता है तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन्स बनेंगी कहाँ, वो हमारे पास इस फॉलिकुलर सेल में बनेंगी। यहाँ पे प्रोटीन्स बनेगी जब DNA से सिग्नल आएगा, ठीक है। इन प्रोटीन्स को नाम दिया गया है हमारे पास थायरोग्लोबिन्स का। मैं यहाँ पे सेपरेट लिखती जाती हूँ। इन प्रोटीन्स को कहा गया है थायरोग्लोबिन्स, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, थायरोग्लोबिन्स। अब क्या होगा, इस प्रोटीन ने निकल के हमारे पास दूसरी में जाना है, तो यहाँ पे दो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है जो एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, उसे हम ल्यूमिन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ल्यूमिन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, अब यहाँ पे ल्यूमिन है तो हमारे पास मतलब आप देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन में हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं। ये प्रोटीन ल्यूमिन के पास जाती है, ठीक है, क्योंकि इधर से निकल के इधर जानी होती है। ये हमारे पास ल्यूमिनिक स्पेस है। मैं बहुत आहिस्ता स्लो एक वर्ड को बहुत क्लियर इसलिए करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए। प्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, अमाइनो एसिड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन है, इसकी यहाँ पे चले 3 अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं और इसको बुक में हमारे पास टायरोसिन का नेम दिया गया है। क्या नाम दिया गया हुआ है, टायरोसिन का। इतनी आपको बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक हार्मोन होता है, उसे हम बाद में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हमें अपनी हमारा जो होता है ब्लड, हमारा जो थायराइड है, आप लोगों ने सुना होगा आयोडीन की उसमें कमी हो गई है या आयोडीन की ज़्यादती हो गई है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे होता है एक आयोडीन और एक आयोडाइड। जो आयोडाइड होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये हमारी इस ब्लड वेसल में होता है। अब इस आयोडाइड जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हमने इसको इसके अंदर लेके जाना है, ठीक है, और हमने इसको आयोडीन में कन्वर्ट करना है। और वो जो आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि आयोडाइड इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है और हमें उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। हम लोगों ने इसका नेगेटिव चार्ज हटा देना है, तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से हम इसे आयोडाइन बनाएंगे, लेकिन वो बनेगा कहाँ, वो इधर ल्यूमिन में सारा प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक हार्मोन होगा, वो आपको आगे पढ़ाती हूँ। अब आयोडाइड गई यहाँ से इस फॉलिकुलर सेल में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आयोडाइड ब्लड से हमारे पास फॉलिकुलर सेल में कैसे गई, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम रिसेप्टर होते हैं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ थर्ड चीज़ डाल देते हैं आयोडाइड को, फोर्थ डाल देते हैं सोडियम रिसेप्टर। ये सोडियम जैसे अंदर जाएगा उसके साथ साथ हमारे पास आयोडाइड भी अंदर जाएगी। ये आयोडाइड गई यहाँ पे ल्यूमिन में आके खड़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि इसने दूसरे में जाना है। तो हमने T4 T3 बनाना है, तो उसके लिए हमें आयोडाइड नहीं, हमें आयोडीन की ज़रूरत है। तो ल्यूमिन में यहाँ पे एक हमारे पास एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं थायरोपरऑक्सीडेज। आप समझ लें कि ये एक बंदा है, ठीक है। ये हमारे पास, ये समझ लें ल्यूमिन के हाथ हैं, इसके हाथ हैं इस परऑक्सीडेज की, ये इसकी हमारे पास टांगें हैं इस थायरोपरऑक्सीडेज की। अब यहाँ पे थायरोपरऑक्सीडेज के 2 काम हैं। एक काम है इसने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना है। दूसरा हमारे पास आयोडीन को ट्रायोसिन के साथ पकड़ के रखना है। लेट्स सपोज ये इसके 2 बाजू हैं, ये इसकी 2 टांगें। अब इसकी टांगों ने क्या करना है, इसकी टांगों का वर्क हम लोग लेग्स का वर्क कर लेते हैं कि इसने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना है थायरोपरऑक्सीडेज ने। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। अब उसका एक हाथ क्या करेगा, यहाँ से एक हमारे पास आयोडीन को पकड़ेगा और एक टायरोसिन के साथ अटैच कर देगा, ठीक है। इसने प्रोटीन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करना है। लेग्स क्या करेंगी, आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्सेशन करेंगी।
कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और हाथ क्या करेंगे उसके, एक हाथ उसका क्या करेगा, एक टायरोसिन को एक आयोडीन के साथ कन्वर्ट कर देगा। अब इस तरह इसके आगे प्रॉपर वर्क आते हैं कि वो एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, तो क्या क्या बनेगा। इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उसका काम क्या होता है कि थायरोपेरोक्सीडेज ने क्या करना होता है कि उसकी लेग्स ने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना होता है, और उसके हैंड्स ने क्या करना होता है, एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन को मतलब कंबाइन करना होता है। अब क्या हुआ कि उसके एक हाथ ने एक आयोडीन पकड़ा और उसको एक टायरोसिन के साथ जाके कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास MIT बन गया, जिसे कहते हैं मोनोआइडो टायरोसिन, मोनोआइडो टायरोसिन। अब वो क्या करेगा, यहाँ से दो आयोडीन के मॉलिक्यूल पकड़ेगा और एक टायरोसिन का पकड़ेगा, लाइक दो आयोडीन प्लस एक टायरोसिन, तो वो हमारे पास बना देगा DIT, डाईआइडो टायरोसिन, डाईआइडो टायरोसिन। अब क्या होगा कि यही थायरोपेरोक्सीडेज MIT प्लस DIT को कंबाइन करके बना देगा ट्राईआइडो थायरोसिन। ये यहाँ पे क्या बना रहा था, ट्राईआइडो थायरोसिन, थायरोनिन। अब क्या होगा कि हमारे पास ये एक क्या करेगा कि हमारे पास DIT प्लस DIT को पकड़ के क्या बना देगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये मतलब चार हो गए ना, दो और दो चार, तो ये थायरोक्सिन हमारे पास क्या होता है, T4। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, थायरोक्सिन T4। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक टायरोसिन का मॉलिक्यूल, एक आयोडीन का, मोनोआइडो टायरोसिन, दो आयोडीन एक टायरोसिन, डाईआइडो टायरोसिन, एक मोनो प्लस दो डायो, इट्स ट्राईआइडो थायरोसिन, और हमारे पास दो आइडो, इट्स मीन 4 थायरोक्सिन। ठीक है, ये हमारे पास बन गया T4। चलें कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने यहाँ पे T3 T4 बना लिया था पेप्टाइड चेन पे। अब हमारे पास ये पेप्टाइड चेन पे क्या बन गया, T3 T4। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये जो पेप्टाइड चेन है ये तो हमारे पास ल्यूमिन में है और हमने इसको ब्लड में फेंकना है। तो क्वेश्चन ये है कि हम इसको ब्लड में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो हमारे पास फॉलिकुलर सेल है ये इस पेप्टाइड चेन को इनगल्फ कर लेगा, इसको खा लेगा। ठीक है, ये इसके अंदर इनगल्फ करके अंदर यहाँ पे ये प्रोटीन की चेन चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। मसला क्या है कि हमने ल्यूमिन के अंदर T3 T4 तो बना ली, लेकिन हमने उसे ब्लड में लेके जाना है। तो ब्लड में क्या होगा, हमारे पास जो एक फॉलिकुलर सेल है जिधर बन रहा होगा, जिसमें बना होगा, ये सारा प्रोसेस हुआ होगा, फिर ल्यूमिन में आगे सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। ल्यूमिन से फॉलिकुलर सेल क्या होगा, इनगल्फ होगा और पेप्टाइड चेन को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, अब हमें पेप्टाइड चेन तो T3 T4 तो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास मसला है कि यार ये तो चेन में, हमने इसको ब्रेक करना है, T3 और T4 को फ्री करना है ताकि वो जाके ब्लड में काम करें। तो हमारे पास हमारे इसमें सेल में कुछ टॉक्सिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। कभी भी किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन के लिए ना एक टॉक्सिक एंजाइम है, वो लाइसोसोम ही है। ठीक है, हमारी बॉडी में लाइसोसोम क्या करेगा, T3 और T4 को फ्री कर देगा एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या होता है कि समटाइम्स हम लोगों के पास ना, हम लोगों ने T3 और T4 चले ब्लड में आ गया। ठीक है, अब हमने इसको बाइंड करना है, क्योंकि हम इसको सारे T3 T4 को हम लोग फ्री नहीं छोड़ सकते ब्लड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हम लोगों को कुछ T3 T4 को बाइंड भी करके रखना है ताकि वो कंट्रोल में रहें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लिवर है हमारा, वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBH। अब ये TBH है, ये ब्लड में आता है और T3 T4 के साथ कंबाइन हो जाता है। TBG के साथ हमारे पास T3 T4 चिपक जाता है, उसे हम कहते हैं टोटल T4 T3।
और ये कौन सी फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। मैं फिर रिपीट करती हूँ, क्या होता है कि हमें अपनी बॉडी में सारा T3 T4 नहीं चाहिए होता खुला के फ्री फिरे हमारी बॉडी में। हम लोगों को कुछ कुछ को पकड़ के भी रखना होता है कि उसकी ज़्यादती ना हो जाए हमारी बॉडी में। तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिवर में एक प्रोटीन बनती है जिसे हम थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, TBG। वो जाके T4 और T3 को अपने साथ चिपका के रखती है, बाइंड करके रखती है। तो वो हमारे पास टोटल T3 T4 होती है। और जो हमारे पास T3 T4 TBG के साथ बाइंड नहीं होते, वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री T4 T3। और आपने ये चीज़ अपने याद रखनी है कि जो T4 T3 है, जो हमारे पास फ्री फॉर्म में होती है, वो हमारी बॉडी में वर्क करती है। जो चीज़ एक चीज़ के साथ चिपक के खड़ी है, उसको वर्क करने की क्या ज़रूरत है, वो तो वर्क नहीं करेगी, वो तो चिपक के रहेगी। तो आपने हमेशा, आपसे अगर कोई भी पूछता है कि हमारी बॉडी में T4 T3 कौन से वाली वर्क करती है, टोटल या फ्री, तो आपने कहना है फ्री। वजह पूछा जाए तो कहना है कि हमारे लिवर में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है जो जाके T4 T3 को पकड़ के रखती है, ताकि हमारी बॉडी में वो ज़्यादा फ्री T4 T3 ना बने और हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म कंट्रोल में रहे। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन, हम लोग एक केस बना लेते हैं कि एक वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, वुमेन है, प्रेग्नेंट है, हमने उसका लिखना, चलें लिख देती हूँ, थायराइड हम लोगों ने उसका रिमूव कर दिया, थायराइडेक्टमी कर दी। उसके साथ फिर हमने उसको टैबलेट में रखा हुआ है, थायरॉक्सिन टैबलेट में। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उसकी प्रेगनेंसी में हम थायरॉक्सिन की जो डोज़ है वो कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। अब सुने होता क्या है, हमारी जो बॉडी है, जब स्पेशली प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो TBG है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसकी अमाउंट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। उस वजह से क्या होगी कि इनएक्टिव T3 T4 इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा कि हमारे पास जो फ्री T3 T4 है वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो हमें तो T3 T4 कम नहीं चाहिए क्योंकि उसकी थायराइडेक्टमी हुई है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डोज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। लेट्स सपोज कि अगर हम उसे 50 देते हैं तो हम उसकी 100 कर देंगे, या वो एक टैबलेट ले रही है तो हम 2 टैबलेट्स दे देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। T3 T4 ब्लड में कैसे जाता है, बनता कैसे है, बनने वाली सारा प्रोसीजर ये है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ब्रेक करने वाला प्रोसीजर सारा ये है। ठीक है, आप ये ब्रेक होगा, ब्लड में जाएगा, थायरो बाइंडिंग ग्लोबुलिन आएगी, जिसको पकड़ के रखेगी वो इनएक्टिव में होगा, जो फ्री रहेगी वो हमारी बॉडी में T4 T3 के थ्रू वर्क करेगी। ये बात और हम याद रखिएगा। T4 बनता कैसे है, जब हमारे पास हमारा थायरो परऑक्सीडेज हमारे पास डाई आयोडेट टायरोसिन और इन दोनों को पकड़ के रखता है, तो हमारे पास थायरॉक्सिन बनता है जो T4 होता है। और T3 कैसे बनेगा, जब हमारे पास एक MIT और DIT पकड़ा जाएगा तो ट्राई आयोडो टायरोसिन्स बनेगा, तो हमारे पास T3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेप्टाइड चेन पे आके लग जाएगा। फिर ल्यूमन में नहीं रखना, हमने उसे ब्लड में फेंकना है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल है ये उसे इनगल्फ कर लेगा। जब वो उसे इनगल्फ करेगा तो वो आके लाइसोसोम उसको ब्रेक करेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। और हमारे जो बनने में कौन सी प्रोसेस थी, हमें प्रोटीन चाहिए था, थायरोग्लोबिन जो थी, ल्यूमिन चाहिए था, हमें आयोडाइड चाहिए थी, हमें सोडियम का रिसेप्टर चाहिए था, उसके बाद हमें थायरो परऑक्सीडेज चाहिए था, और ये हमें जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी जिसकी वजह से वो बनेगा। ठीक है, तो हमने T3 और T4 की फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, कैसे बनता है T3 T4। अब हमने फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हम जो सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आयोडाइड होता है वो आयोडाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, और फिर हमारा ग्लैंड उसको आयोडीन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया आयोडाइड से आयोडीन कैसे कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि इसका हमारे पास सेल पे क्या फंक्शन है। एक और चीज़ याद रखिएगा, कि जो हमारे पास जो ग्लैंड है ना वो T4 ज़्यादा बनाता है। ग्लैंड हमारे पास T4 ज़्यादा बनाता है, लेकिन बॉडी में वर्क कौन ज़्यादा करता है, T3। हमारी क्या करती है बॉडी, T4 को T3 में कन्वर्ट कर देती है। ग्लैंड में क्या चीज़ ज़्यादा बनती है, T4, लेकिन हमारे पास बॉडी में ज़्यादा वर्क करता है T3। अब क्या होगा, चलिए सेल पे पढ़ते हैं। अब हमारे पास जैसे ही T3 या T4 आके एंजाइम आएगा, अब क्या होगा कि यहाँ पे T4 आएगा क्योंकि T4 ज़्यादा बनता है। यहाँ पे हमारे पास एक रिसेप्टर पड़ा होगा जिसे हम कहते हैं 5 प्राइम आयोडाइनेस। ये क्या करेगा, T4 को T3 में
कन्वर्ट कर देगा, 5 प्राइम आयोडाइनेज, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा। क्या होगा, ये जाके हमारे पास हमारे सेल में जो डीएनए है उसको सिग्नल देगा, ठीक है, वहाँ से हमारे पास प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन को सिग्नल देगा, वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, सोडियम चैनल्स होंगे, सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे। अब जब सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी में जो हीट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि हमारी बॉडी में ना कैसे इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा हीट कैसे आती है, मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज़ होता है। तो ये क्या करेंगे, T3 T4 ये जाके हमारे जो सोडियम चैनल है उससे ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। जब वो ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा फिर हमारे पास हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आपने क्या याद रखना है, ये जाके वर्क करता है डीएनए पे, फिर वहाँ से प्रोटीन बनती है, वो सोडियम चैनल एक्टिवेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जितना मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और आपने याद रखना है, ये सेल में यहाँ पे जो 5 प्राइम आयोडीनेज है वो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, तब ये आगे सिग्नल देता है। T4 हमारे ग्लैंड में बनता ज़्यादा है पर बॉडी में वर्क T3 करता है। ये तो हो गया इसके सेल का फंक्शन। अब हमने इसके पढ़ना है इसका ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है। हम लोगों ने सेल का पढ़ लिया था, अब हम ब्रेन से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। CNS, ये हमारे पास सेरिब्लर है, सेरिबेलर है, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला, इसके पीछे हमारे पास सेरिबेलम है। अब इनमें से हम न्यूरॉन ले लेते हैं क्योंकि CNS का बेसिक फंक्शन न्यूरॉन्स प्ले करते हैं। अब ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब इन न्यूरॉन में आपको पता है कि किस तरह कम्युनिकेशन होती है, थ्रू साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के थ्रू इन दोनों न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन होती है। फिर आपने पढ़ा है कि न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिनेशन हुई होती है। नंबर 2 पे आप याद कर लिखें कि माइलिनेशन हुई होती है। अब जो T3 T4 है ये वर्क CNS पे कैसे करते हैं, ये जाएंगे और इनकी जो साइनेप्सिस है उसको इंक्रीज़ करेंगे। ये न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो वो वर्क करेंगे अच्छे से, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा एक्शन पोटेंशियल साइनेप्सिस के दौरान, और जो हमारे पास माइलिनेशन होती है उसमें माइलिनेशन में उसकी हेल्प करेगा, माइलिनेशन करने में। अच्छा, अब हम 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म से, एक हाइपोथायराइडिज्म से। आप देखें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत एंशियस होते हैं, लाइक वो आपको ऐसे घूर रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट। मसला ये होता है कि वो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं और जो उनमें ये एक्टिविटी हो रही होती है ना एक्शन पोटेंशियल की, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे लगता है वो आपको घूर रहे होते हैं पर उनकी गलती नहीं होती, उनके दिमाग में ये सारा मैकेनिज़्म चल रहा होता है। वो बहुत अगर ये ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा, तो फिर आपको पता है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में आपको वो बहुत ही वियर्ड से फील होंगे। देन बात कर लेते हैं कि अगर एक बेबी बॉर्न हुआ है उसे हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। उसमें क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। अब क्या होता है, US में जैसे मोस्टली बच्चे होते हैं तो उनकी जैसे ही वो बॉर्न होते हैं उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाती है ताकि पता चले कि मतलब उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी, उनके पास उन पे हाइपोथायराइडिज्म तो उन्हें नहीं है। तो और ये जो अगर एक बार उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई तो ये इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। इसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, साइनेप्सिस में क्या रोल है, माइलिनेशन में क्या रोल है, फिर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में क्या आता है और चाइल्ड में क्या डिफेक्ट आता है। थर्ड पे हम पढ़ लेते हैं लिवर। तो हम लोग इसका लिवर में फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास लिवर है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, ये हमारे पास फूड पाइप एसोफेजिस है जो इसको डिवाइड करे लिवर्स को। अच्छा, लिवर में आपने इसके 2 फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। एक पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना और फिर इस तरह ग्लूकोज की जो लेवल है हमारे ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है वो हमारे पास है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन के अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज से बनाना है, जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स। ये जो टॉपिक है ना, ये वाली चीज़ें ये बायोकेमिस्ट्री की हैं। जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ जो इसके रिलेटेड है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं
और फिर क्या होता है कि हम उसको ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, और लिवर ने ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर किया होता है। ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अलावा डिफरेंट मेथड से बनाना, लाइक प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इसका फंक्शन है हमारे पास फैट सेल्स पे। फैट सेल्स पे क्या होता है, हमारे पास क्या कराएगा, लाइपोलाइसिस कराएगा, जिसकी वजह से जो फैट सेल है उसकी फैट सेल ब्रेक डाउन होगा। जब फैट सेल ब्रेक डाउन होगा उससे क्या होगा, हमारे पास वेट लॉस होगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है इसका फंक्शन स्किन पे। ये हमारे पास स्किन का सेल है और ये हमारे पास ब्लड वेसल है। अच्छा, इसको अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये स्किन पे दो फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले हीट इंक्रीज़ करता है और दूसरा स्वेटिंग करवाता है। अब बात ये आती है कि ये करवाता कैसे है, ठीक है। तो ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, जो T3 है, T4 इस ब्लड वेसल को जाके डायलेट करेगा। जब ये इसको डायलेट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो बॉडी में आपको हीट फ्लैशेस, रेड फ्लैशेस दिखाई देंगे। तो क्या होगा, वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। रेड, जैसे ब्लड फ्लो जब डायलेट होती है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद से रेड फ्लैशेस आपको रेड बॉडी पे जैसे ऐसे ऐसे फ्लैशेस रेड दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो हीट इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, T4 T3 जाके इन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा तो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन हो गए, ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ये स्किन पे इसके दो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन पढ़ते हैं बोन पे। लेट मी ड्रॉ बोन। अच्छा, नेक्स्ट इसका फंक्शन बोन पे क्या होता है। हमारी जो बोन्स है ना, उसमें दो चीज़ें हो रही होती हैं एट द टाइम, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन की ब्रेकडाउन, ठीक है। अब जो T3 T4 होता है उसने हमारी इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक नॉर्मल बोन है, ठीक है, उसने इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखा होता है T3 T4 ने। अगर हमारे पास जो T3 T4 है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है वो पोरस हो जाती है, ठीक है। और हमारी जो बोन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। बहुत जल्दी एक फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं और इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाबोलिज्म और हमारे पास आ जाता है कैटाबोलिज्म। इसकी अच्छा, एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि जब हम अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है जब हम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, तो इनका जो बैलेंस है ना वो भी T3 T4 ने मेंटेन किया होता है, ठीक है। अगर इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है तो हमारे पास कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़्यादा होगा और ये डिस्टर्ब होकर हमारा पेशेंट का या बंदे का वेट लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में था। नेक्स्ट हम लोग इसका पढ़ लेते हैं GIT से रिलेटेड। GIT में क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये GIT को क्या होता है, ये मसल्स की जो हमारे पास T3 होता है, ये T4 होता है, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसे हमारे पास पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करेगा, हमारे जो ग्लैंड की सिक्रीशन है उसे इंक्रीज़ करेगा। अब जब T3 मोस्टली ऐसा होता है जब हमारे पास T3 और T4 की जो हाइपर ज़्यादती हो जाती है, बहुत ज़्यादा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में। जब T3 T4 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, तो हमारे पास जो GIT का बाउल मूवमेंट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ होती है। तो इस वजह से पेशेंट को डायरिया होता है। ये डायरिया ज़्यादा उनमें होता है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनमें T3 T4 बहुत ज़्यादा होता है और वो पेरिस्टाल्सिस हमारी स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से करवा रहा होता है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन बहुत तेज़ी से करवा रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं हार्ट से रिलेटेड। तो हमने बाकी सारे पढ़ लिए थे, एक हार्ट रह गया है। अच्छा, हार्ट में अब क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, इसके चैम्बर्स बना लेते हैं। अच्छा, हार्ट में सबसे पहले ये क्या, जैसे पहले भी मैंने आपको पहले सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि T3 T4 क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है। तो ये जो T3 T4 है, ये जाके क्या करेगा, वर्क करेगा हमारे बीटा रिसेप्टर्स पे। ये बीटा रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाएगा। और ये मोस्टली किन पेशेंट में होता है, हाइपर
हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनमें होता है कि उनकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ये T3 T4 बहुत कम काम करेगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया किस में होगा? जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। लाइक मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल का जो फंक्शन है ना, ये उसको करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। दूसरा इसमें आ जाता है कंडक्शन। ये कंडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। कंडक्शन को इंक्रीज़ क्या करेगा कि ऐसे नोड से एवी नोड तक जो सिग्नल्स हैं, ऐसे नोड से एवी नोड तक जो सिग्नल्स जाते हैं, जो स्पीड जाती है, जो करंट जाता है, वो बहुत फास्ट करेगा, उसका रेट बहुत फास्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, इसमें दो फंक्शंस थे, कॉन्ट्रैक्टाइल का और कंडक्शन का। हमने क्या पढ़ लिया? बोन, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, जीआईटी, हार्ट, ठीक है। हार्ट पढ़ लिया, स्किन पढ़ लिया हमने, उसके बाद स्किन के बाद सेल का फंक्शन पढ़ लिया, बोन का फंक्शन सेल का फंक्शन पढ़ लिया, ब्रेन का फंक्शन पढ़ लिया, लिवर का फंक्शन पढ़ लिया, फैट सेल का फंक्शन पढ़ लिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये आपके नेक्स्ट कोई भी आपसे पूछता है ना, तो ये आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ें थी, तो इनको ज़रूर काइंडली बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमने आज क्या पढ़ा, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि थायराइड हार्मोन, तो पहले इसका छोटा सा फंक्शन, फिर कि वो बनता कैसे है T3 T4, फिर हमने पढ़ लिया कि T3 T4 ल्यूमेन से कैसे ब्लड में जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके फंक्शंस पढ़े, ये सारे उसके फंक्शंस थे, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आई तो वो मुझसे कमेंट्स में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आपकी नेक्स्ट पैथोमा नहीं क्लियर होगी। स्पेशली इसकी रेगुलेशन, T3 T4 बनता कैसे और फिर वो ब्लड में कैसे जाता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सारी पैथोमा समझ आ गई। तो थैंक यू, टेक केयर। अगर कुछ भी समझ नहीं आती मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।